नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 32 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार संकट की। बहुत समय से चर्चा में है और आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। म्यांमार में संकट की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि सालों पहले से जो वहाँ पे लोकतंत्र बनाम तानाशाही सैन्य सरकार के बीच में जो झड़पें हो रही थी, अब वो उसने उग्र रूप धारण कर लिया है। इस कारण से जो जगह म्यांमार में प्रभावित है वो भी आपके परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ में जो जगह भारत में प्रभावित हो रहे हैं, जैसे मणिपुर और मिजोरम राज्य के जो स्थान प्रभावित हो रहे हैं, वो भी आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे खबर की। कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं वो देख लेंगे, साथ में कौन कौन से जगह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो भी देख लेंगे, साथ में यहाँ पे कौन सी नदियाँ और कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है उसकी भी बात विस्तार में करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले क्या जान लेते हैं, खबर जान लेते हैं। खबर है म्यांमार से, और म्यांमार से खबर ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अन्य देशों में म्यांमार से पलायन कर रहे हैं। मैंने एक बात आपसे कही थी कि दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, तो डेमोक्रेसी और तानाशाही सैन्य सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई अभी की नहीं है। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्तापलट देखा गया था, यानी डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को ध्वस्त करके वहां पर क्या आ गई थी, तो सैन्य सरकार ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। ऐसे में वहां के लोग जो क्या करते थे, लोकतंत्र का समर्थन करते थे, वो क्या होने लगे, तो धीरे धीरे एकजुट होने लगे। और यहाँ पे क्या हुए, तो तीन जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो तीन एथनिक ग्रुप्स थे, उन्होंने क्या बना लिया, एक अलायंस बना लिया, और इसी का नाम क्या है, तो ब्रदरहुड अलायंस है। और उन्होंने ही क्या करा, तो एक ऑपरेशन चलाया। कब चलाया, तो 27 अक्टूबर को ये ऑपरेशन चलाया, और इसका नाम क्या रख दिया, तो 10-27 इसका नाम रख दिया, ऑपरेशन 10-27। याद रखिएगा, जो वहाँ पे मिलिट्री सरकार काबीज है उसका नाम क्या है, जुंटा है, या उसे और क्या कहा जाता है, तो तत्मादाव कहा जाता है। और कौन सा समूह सामने है, तो जुंटा सरकार के सामने कौन है, तो ब्रदरहुड अलायंस है, जिन्होंने क्या किया है, तो पूरी तरीके से इन्हें मिलिट्री जो तानाशाही ग्रुप है उन्हें हटाकर क्या करना चाह रहे हैं, तो लोकतंत्र स्थापित करने की मांग की जा रही है। अब क्या हो रहा है, कुछ क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। वो कौन कौन से क्षेत्र है वो देख लीजिए। म्यांमार में जितने इंपॉर्टेंट लोकेशन हैं सब में क्या कर रहे हैं, तो वो जो ग्रुप्स है, ब्रदरहुड अलायंस है, वो अपना कब्जा स्थापित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, जो मिलिट्री सरकार है उनके प्रभाव को म्यांमार में कम किया जा सके, ऐसा प्रयास वो बहुत पहले भी कर चुके हैं। धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन सब मिलके अब क्या कर रहे हैं, एकजुट होकर आक्रमण कर रहे हैं कि अब नहीं सहेंगे, अब क्या करेंगे, लोकतंत्र स्थापित करके रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहला ऑपरेशन हुआ जिसका नाम क्या है, 10-27 है, क्योंकि 27 अक्टूबर को ये शुरू किया गया था। तो सबसे पहले किस क्षेत्र में शुरू किया गया, तो शान क्षेत्र में, शान राज्य जो है म्यांमार का, वहां शुरू किया गया था। ये सारे लोकेशन, जो भी लोकेशन में जो भी ऑपरेशन चल रहा है, वो जगह जो है वो आपके यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसी संदर्भ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे नगोर्नो काराबाग का संबंध किससे है, या फिर ज़पोरिजिया का संबंध किससे है, तो ऐसे स्थान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके परीक्षा के लिहाज से, 2024 के लिहाज से। तो हम क्या बात कर रहे थे, तो शान क्षेत्र में सबसे पहला ऑपरेशन चलाया 10-27। उसके बाद कया क्षेत्र आप देखेंगे, ये कौन सा लोकेशन पड़ रहा है, तो ये म्यांमार का ईस्ट लोकेशन पड़ रहा है, और यहाँ से ऑपरेशन की शुरुआत हुई। फिर पहुँचे दक्षिण पूर्व की तरफ, और कया स्टेट जो है यहाँ पे सेकेंड ऑपरेशन चलाया। कब, तो 7 नवंबर को चलाया। डेट क्या था, 7, और महीना क्या था, 11। तो ऑपरेशन का क्या नाम रख दिया, तो 11/7 ऑपरेशन का नाम रख दिया। किस राज्य में चलाया, तो कयाह राज्य है वहां पर चलाया गया। फिर ऑपरेशन 3 की बात की गई। ऑपरेशन 3 में वो चले रखिन राज्य की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रखिन राज्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन 3 चलाया गया। और आगे चलकर यहाँ पे आपको चीन राज्य दिखाई देगा। ये किस एरिया में पड़ रहे हैं, तो पश्चिमी एरिया में पड़ रहे हैं, और पश्चिमी बाउंड्री जो है लगती है, किससे लगती है, तो भारत के साथ सीमा साझा करती है। और यही चैलेंज है कि यहाँ के लोग जो बेसिकली शान राज्य के लोग हैं वो पलायन कर रहे थे। अब यहाँ के भी जो लोग हैं, एक आप यहाँ देखेंगे सगांग प्रांत आपको दिखाई देगा, चीन प्रांत दिखाई देगा, और राखिन प्रांत दिखाई देगा। यहाँ से लोग कहाँ पलायन कर रहे हैं, तो भारत की तरफ पलायन कर रहे हैं।
टोटल अगर देखें तो आप न्यूज़ में ही देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है, यूएन की रिपोर्ट है कि 60,000 जो लोग हैं वो शान राज्य से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2 लाख लगभग लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं, जो अलग अलग देश में विस्थापित हो रहे हैं। क्यों विस्थापित हो रहे हैं? क्योंकि म्यांमार की स्थिति हो गई है अब भयावह हो गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि म्यांमार के बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ज्वलंत मुद्दा है और आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर और कौन कौन से जो राज्य है प्रभावित हो रहे हैं, तो ये जो पूरा इलाका है यानी पश्चिम का पूरा इलाका, अगर आप देखेंगे तो ये वाला इलाका यानी उत्तर का पूरा इलाका, और आप अगर देखेंगे तो पूर्व का पूरा इलाका, ये जो पूरा इलाका है वो क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। साथ में यहीं तक नहीं रुके, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक चिन स्वेहा नाम का एक व्यापारिक मार्ग दिखाई देगा। ये जो व्यापारिक मार्ग है वो किन 2 देशों के बीच में है? तो म्यांमार और चीन के बीच में है। चाइना और म्यांमार के बीच में एक व्यापारिक मार्ग है जो म्यांमार के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत है, और इसी पे क्या कर लिया है? अब इन्होंने कब्जा कर लिया है। जितनी उनकी चौकियां हैं, जिस मिलिट्री ग्रुप का शासन है, जुंटा यानी, उनकी जितनी चौकियां हैं उस पर वो कब्जा करते चले जा रहे हैं ताकि उनके प्रभाव को शून्य किया जा सके। उसमें से ही एक एग्जाम्पल है इस व्यापारिक मार्ग का, जहाँ पर जो इनके राजस्व के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और राजस्व का स्रोत ही अगर वो छीन लेते हैं तो क्या हो जाएगी? तो वो मिलिट्री ग्रुप घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। इसलिए ये व्यापारिक मार्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए वो चल रहे हैं यहाँ पे कोकांग रीजन मिलेगा, वहाँ पे आपको लोकई नाम का क्षेत्र मिलेगा। यहाँ तक अब बढ़ चुकी है। कौन सी अलायंस की बात कर रहे हैं? तो हम ब्रदरहुड अलायंस की बात कर रहे हैं। देख लीजिए, ब्रदरहुड अलायंस में 3 ग्रुप कौन कौन सी है? एक तो आपकी आ जाती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, ये म्यांमार की है, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी हो जाती है। फिर आपका यहाँ पे तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी हो जाती है, और साथ में अराकान आर्मी है। ये 3 जो ग्रुप्स हैं वो किसमें है? ब्रदरहुड अलायंस में शामिल है। तो इतनी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं, अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, हमने यहाँ पे बात की है किसकी? तो हमने बात की है चीन स्टेट की। चीन स्टेट का आपको एक स्थान दिखाई देगा, ये रिखावदार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिखावदार से जो मिज़ोरम का कौन सा प्रांत है? तो जोव खाथार जो प्रांत है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। मैं क्या कह रही हूँ? चीन प्रांत का जो कहाँ पड़ता है? म्यांमार पड़ता है। उसकी कौन सी जगह? तो रिखावदार जगह की बात कर रही हूँ, जो मिज़ोरम के किसके निकट है? तो जोव खाथार के निकट है। तो यहाँ से क्या हो रहे हैं? तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं और हमारी आंतरिक सुरक्षा को इससे नुकसान हो सकता है। मणिपुर की घटना हमने देखी है, और अशांति इंडिया नहीं चाहता है, इसलिए भारत की सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है। क्या गाइडलाइन जारी की है? तो अनावश्यक रूप से भारत से आप कहाँ पे? म्यांमार पर ट्रैवल मत कीजिए, ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो हमने बात की किससे? चीन स्टेट किससे नज़दीक है? तो मिज़ोरम के नज़दीक है। वहीं आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सगांग प्रांत दिख रहा है। सगांग प्रांत का एक क्षेत्र है खम्पत, जो मणिपुर के मोरेह जगह से निकट है। मतलब मिज़ोरम और मणिपुर प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वहाँ से लोग क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं। तो ये सारे लोकेशन आपके लिए क्या हो जाते हैं? परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर होगी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं म्यांमार की भौगोलिक अवस्थिति को। तो सबसे पहले जान लेते हैं म्यांमार की भौगोलिक सीमा किससे किससे लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यहाँ बात की जा रही है, तो देख लेते हैं किससे किससे सीमा साझा करता है। तो आपको पश्चिम में आपको 2 देश दिखाई देंगे, एक तो इंडिया और दूसरा बांग्लादेश। वहीं हम उत्तर की बात करें तो आपको क्या दिखाई देगा? तो चाइना दिखाई देगा। पूर्व की बात करें तो ये लाओस से, और दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये थाईलैंड से सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। तो कितने देशों से सीमा साझा कर रहा है? 1, 2, 3, 4 और 5 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है। और किन किन वाटर बॉडीज से ये सीमा साझा करता है? तो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी से ये क्या करता है? तो सीमा साझा करता हुआ नजर आता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिनसे म्यांमार सीमा साझा करता है। तो सबसे पहला राज्य आपको दिखाई देगा अरुणाचल प्रदेश।
कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो देख लीजिए 520 किलोमीटर की सीमा ये साझा करता है। वहीं आगे चलेंगे तो नागालैंड से सीमा साझा करता है 215 किलोमीटर की, मणिपुर से सीमा साझा करता है 398 किलोमीटर की, और मिजोरम से सीमा साझा करता है ये 510 किलोमीटर की। इस लिहाज से वो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से, और 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। किन किन राज्यों के साथ, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से ये सीमा साझा करते हुए नजर आता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं इसका भौगोलिक विभाजन कैसे किया जा सकता है। वो देखिए, जो आपको उत्तर में दिखाई देगा वो आपको हिली जोन दिखाई देगा, यानी आपको पर्वत दिखाई देंगे। बीच में आपको क्या दिखाई देगा, तो ड्राई जोन दिखाई देगा, यानी ये क्षेत्र शुष्क आपको नजर आएगा। वहीं हम बात करें तो ये आपको जो लोकेशन दिखाई देगा वो कोस्टल एरिया दिखाई देगा। कोस्टल क्यों दिखाई देगा वो भी हम बात कर लेंगे। यदि हम इसको फर्दर कैटेगराइज करें तो आपको यहाँ पे नॉर्दर्न हिली जोन दिखाई देगा, यहाँ पे अगर बात करें तो आपको वेस्टर्न हिली जोन दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको ईस्टर्न हिली जोन दिखाई देगा। बीच में तो सेंट्रल हमने ड्राई जोन की बात की ही थी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा रखिन कोस्टल जोन। रखिन क्या था, या राखिन कह सकते हैं। राखिन क्या था, तो म्यांमार का एक राज्य था जो दक्षिण हिस्से में पड़ रहा था, तो ये हो गया राखिन कोस्टल जोन। फिर आपको यहाँ पे अय्यारवाड़ी डेल्टा दिखाई देगा, यहाँ पे इरावदी नदी बहती है, उसी का डेल्टा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथ में आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो साउदर्न म्यांमार कोस्टल जोन भी देखने को मिलेगा। मतलब ऊपर का हिस्से में क्या है, तो ऊपर के हिस्से में पहाड़ है, नीचे के हिस्से में तटीय मैदान है, और बीच का हिस्सा जो है वो सूखा है। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। और आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इंपॉर्टेंट है, आराम से देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे भारत और म्यांमार की सीमा पे आपको दिख जाएगा पटकाई बूम। इसकी बात हमने किसमें की है, तो हमने हिमालय वाले एपिसोड में विस्तार से की है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो एपिसोड देख सकते हैं। साथ में इस तरफ चलेंगे तो आपको चीन स्टेट में ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, तो चीन माउंटेन दिखाई देगा। फिर आप यहाँ देखेंगे तो इस तरफ आपको दिखाई देगा अराकान योमा दिखाई देगा। वहीं आपको यहाँ पे पेगू माउंटेन्स दिखाई देगा, जिसे और क्या कहा जाता है, तो बोगा योमा कहा जाता है। वहीं आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो शान प्लेटू यानी शान का पठार दिखाई देगा। और ये चांदी और जस्ता के बहुत विशाल भंडार है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, शान प्लेटू इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा के लिहाज से। तो कितनी बातें की हमने, पटकाई बूम की बातें की है हमने, यहाँ पे किसकी बात की है, चीन माउंटेन की बात की है, अराकान योमा की बात की है, पेगू माउंटेन्स की बात की है, जिसको बोगा योमा भी कहा जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हो तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, वो देखते हैं। सबसे बड़ी नदी यहाँ की कौन सी है, तो इरावदी नदी है। इरावदी नदी देख लेते हैं। देखिए इरावदी नदी जो है वो 2 नदियों के संगम से बनती है। एक जो आ रही है चीन की तरफ से वो है नमाई नदी। दूसरी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे माली नदी है। दोनों आके मिल जाते हैं कचिन राज्य में, पढ़ा था हमने, ठीक है। यहाँ पे आके मिलते हैं और आगे चलते हैं किस तरफ, देखिए इसका डायरेक्शन क्या है बहने का, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ ये बहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे मिल जाती है एक नदी, क्या नाम है उसका, तो चिंडविन नदी आके मिल जाती है। और ये मिलकर क्या होती है, तो अंडमान सी में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती है। और 2 प्रमुख जो शहर हैं, एक सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर जो रंगून है वो भी इसके डेल्टा पे पड़ता है, मतलब इसके तट पर ही पड़ता है। और साथ में मांडले नाम का जो शहर है, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वो भी किसके तट पर पड़ता है, तो इरावदी नदी के तट पर ही पड़ता है। मैं क्या कह रही हूँ, 2 नदी नमाई और माली आकर मिली कचिन प्रांत में। आगे चलकर यहाँ पे एक और नदी चिंडविन नदी है, उससे जाकर मिलती है, और डेल्टा बनाते हुए इसका जो निकास होता है वो कहाँ होता है, तो अंडमान सागर में होता है। और यही पाई जाती है इरावदी डॉल्फिन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाने हैं लगा लीजिए, और इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए इरावदी डॉल्फिन क्या है, तो इरावदी डॉल्फिन जो है वो यहाँ पर पाई जाने वाली प्रमुख प्रजाति है।
और इसका स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, तो एंडेंजर्ड है। साथ में अगर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची की बात करें तो ये अनुसूची 1 का हिस्सा है। दिखती कैसी है, तो ऐसी दिखती है। कहाँ कहाँ और पाई जाती है वो देख लेते हैं, तो आपको दिखाई देगी। तो देखिए इंडिया में अगर बात करें तो ये चिल्का लगून में दिखाई देती है। साथ में इसका विस्तार आपको और कहाँ देखने को मिलेगा, तो म्यांमार में तो देखने मिलेगा ही, थाईलैंड में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं अगर देखेंगे तो आपको लेक्स में, रिवर्स में, एस्चुरीज में और कोस्ट में आपको ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका हैबिटेट होता है। तो मैं क्या कह रही थी, इंडिया में आपको बेसिकली ये मिलता है कहाँ, तो चिल्का रीजन में मिलता है, चिल्का झील में मिलता है, साथ में म्यांमार, थाईलैंड और ये जो साउथ ईस्ट एशिया का लोकेशन है, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया के कोस्टल एरिया में आपको इरावदी डॉल्फिन जो बेसिकली है वो देखने को मिलती है। एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मार्क कर लीजिएगा। आगे चलते और बात कर लेते हैं और भी कुछ कुछ नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, एक नदी है जो साल्विन नदी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो है वो साल्विन नदी है। एक यहाँ पे एक सितांग रिवर आपको दिखाई देगी। इरावदी नदी की बात की, इरावदी और सितांग के बीच में ही आपको पेगो माउंटेन की बात की थी हमने, तो इन दोनों के बीच में ही देखने को मिलता है, जिसे बोगा योमा भी कहा जाता है। दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, तो साल्विन नदी की बात कर रहे हैं। साल्विन नदी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा, ये सब पैरेलल चल रहे। देखिए आपको यहाँ पे इरावदी दिखाई देगी, उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको साल्विन दिखाई देगी, और यहीं से आपको पैरेलली आपको मेकोंग रिवर भी दिखाई देगी। देखिए साल्विन नदी जो है वो किन दो देशों के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको थाईलैंड और म्यांमार के बीच में या बर्मा के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है। अगर अच्छे से देखना है तो आप यहाँ आराम से देखिए, ये साल्विन नदी आई कहाँ से आ रही है, तो तिब्बत इलाके से आ रही है। एंटर करती है कहाँ पे, तो म्यांमार में एंटर कर रही है। कौन से साइड में एंटर कर रही है, तो ईस्टर्न साइड में एंटर कर रही है। देखिए इरावदी नदी जो है वो क्या कर रही थी, तो म्यांमार को 2 हिस्से में बांट रही है, एक वेस्टर्न हिस्सा और दूसरा ईस्टर्न हिस्सा। वहीं साल्विन नदी कहाँ से निकल रही है, तो तिब्बत से निकल रही है और म्यांमार में एंटर कर रही है। इसका प्रवाह भी नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में है, और इरावदी का भी प्रवाह क्या है, तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में है। तो ये क्या करती है, किन 2 देशों के बीच में बाउंड्री बनाने का काम कर रही है, तो म्यांमार और किसके बीच में, थाईलैंड के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है, ये भूलना नहीं है। साथ में आपको यहाँ पे मेकोंग रिवर दिखाई देगी, ये बहती तो नहीं है कहाँ पे, म्यांमार में, लेकिन ये लाओस और म्यांमार के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। मैं क्या कह रही हूँ, साल्विन नदी जो है वो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है, जबकि जो मेकोंग रिवर है वो कहाँ सीमा बनाने का काम कर रही है, तो बर्मा यानी म्यांमार और लाओस के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है। ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी, तो आपको देखिए ये है साल्विन नदी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये जो बना रही है ये हो गया म्यांमार का लोकेशन और ये हो गया थाईलैंड का लोकेशन, तो इन दोनों के बीच में सीमा बनाने का काम करती है। वहीं मेकोंग रिवर यहाँ से गुजरती है और किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है, तो म्यांमार और याद रखिएगा लाओस के बीच में सीमा बनाने का काम कर रही है। तो हमने बात किसकी किसकी की है, हमने बात की है इरावदी नदी की, हमने साल्विन नदी की बात की है, हमने सितांग नदी की बात की है। याद रखिएगा किसके किसके बीच में आपको पेगू माउंटेन देखने को मिल रहा है, तो इरावदी और सितांग के बीच में पेगू माउंटेन देखने को मिल रहा है। वहीं थाईलैंड और म्यांमार के बीच में सीमा साल्विन नदी बना रही है, और मेकोंग रिवर क्या बना रही है, तो लाओस और म्यांमार के बीच में सीमा बना रही है। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और देख लेते हैं यूपीएससी का एक प्रश्न। ये आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा पॉज लीजिएगा। इसके बारे में हमने एपिसोड 13 में भी बात की है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको रिपीट नहीं कर रही। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स पर देना है। हमने बात कर ली है इरावदी डॉल्फिन की, तो आपको आंसर भी आसानी से मिल जाएगा। आगे चलते हैं और परंपरा के अनुसार बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। इसका उत्तर आपको कहाँ देना है, तो कमेंट बॉक्स पर देना है। सेम पैटर्न में चलेंगे, जो उत्तर सही है वो बिल्कुल बढ़िया है और जो गलत है वो क्यों गलत है वो आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि म्यांमार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है म्यांमार की सीमा बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड से लगती है, ये कथन एक कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि इरावदी म्यांमार और थाईलैंड के बीच में सीमा का निर्माण करती है।
तीसरा कथन कह रहा है भारत के 4 राज्यों असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा म्यांमार से लगती है। क्या कथन पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, एक, दो, तीन। इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज हमने म्यांमार की बात विस्तार में कर ली है। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल धूमधाम से कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।